हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आपकी क्लासेस ऑनलाइन बेसिस पे चल रही है, ठीक है। तो यूट्यूब में जो आपका टीटीएस के बेसिस पे ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को जो आपकी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं अभी, जिससे आपका पढ़ाई क्या हो जाएगा और थोड़ा बूस्टअप हो जाएगा। तो पढ़ाई को और बूस्टअप करने के लिए या फिर कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि जिनको इस चैनल के बारे में नहीं पता है, तो प्लीज उन्हें रेफर करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग के पास ये बेनिफिट पहुंच सके। तो चलिए आज का क्लासेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लासेस में हम लोग क्या किए थे? पिछले क्लासेस में हम लोग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर जो था, पहले वाले बेसिक चैप्टर जो था, उसको हम लोग खत्म किए थे, ठीक है। आज के इस यूट्यूब सेशन में हम लोग को करना क्या है कि आज हम लोग को सेकेंड चैप्टर जो है आपका अकाउंट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स करके जो सेकंड चैप्टर है आपका अकाउंट्स में, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और उस चैप्टर को कंक्लूड करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देखे होंगे कि बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरह की बुक से पढ़ रहे होंगे। तो मैं किसी को फोर्सफुली नहीं बोल रहा हूं कि आप किसी पर्टिकुलर बुक से पढ़ो, बट हाँ, जैसा कि आपको पता है कि हमें कंटेंट बनाना होता है, तो कुछ कुछ अपने वर्ड्स में लेते हैं, कुछ कुछ किसी किसी बुक से उठाते हैं, कुछ कुछ ऑनलाइन सोर्सेस होता है, बहुत तरह से कंटेंट बनती है, ठीक है। तो हम लोग तो डिफरेंट तरह के बुक से नोट्स तो लेते ही लेते हैं। बट अगर मेरे को अगर सजेस्ट करना हो, तो अगर मैं सजेस्ट करूंगा आपको, तो टीएस ग्रीवाल एक बुक है जिसके कुछ कुछ नोट्स मैं उससे भी लेता हूं। तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको एक बार चाहो तो उसको एक बार क्लासेस करने के बाद आप उसको पढ़ सकते हो, वो आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल है, ठीक है। और बाकी तो फिर मैं करा ही रहा हूँ यूट्यूब सेशन में सारा कुछ, जो टोटल कंटेंट आपको जो एक बुक में होना चाहिए, किसी भी बुक में, वो आपको हमारे यहाँ पे मिलेगा। वो भी टॉपिक वाइज टॉपिक मिलेगा। हर एक चैप्टर को सब चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा और सब चैप्टर्स के अंदर जितने भी टॉपिक्स होंगे वो टॉपिक को आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लासेस को शुरुआत करते हैं सेकंड चैप्टर के साथ। सेकंड चैप्टर आपका क्या है? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले स्वागत है आपका फिर से एक बार कॉमर्स वाला भैया पे। कॉमर्स वाला भैया बाई NWB, अगर आप इस नाम से जाकर के आप YouTube पे सर्च करोगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, ठीक है। पहले आपको जाके करना क्या है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जो भी पर्सनलाइज नोटिफिकेशन होंगी वो आपको पहले मिल जाया करेंगी, ठीक है। उसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है हमारा, कॉमर्स वाला भैया बाई NWB करके आप सर्च करोगे, वहां पे जाके आपको उस चैनल को ज्वाइन कर लेना है। उससे क्या बेनिफिट होगा सर, क्यों करे ज्वाइन? तो जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, उसका जो नोट्स होगा वो हम लोग का टेलीग्राम चैनल पे आपको कॉमर्स वाला भैया बाई NW करके NWB में मिल जाएगा। इंस्टेड ऑफ दैट, आपको अगर और भी किसी तरह का क्वेरी हो, कोई असिस्टेंस चाहिए, आपको किसी तरह का कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रहा है या कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रही है, तो आप हमें डायरेक्टली इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो चैप्टर था उसमें हम लोग आज कुछ कुछ चीज को डिस्कस करेंगे, कुछ कुछ चीज नहीं, मतलब बेसिकली हर एक चीज को ही डिस्कस करेंगे। जिसमें देखो सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है एंटिटी। देखो एंटिटी मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, बिजनेस जो होता है वो एक इंसान से बिल्कुल अलग होता है, सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस। कैसे? अगर मेरा जैसे कि टाटा कंपनी, टाटा कंपनी को हम लोग उसके मालिक के नाम से नहीं, उस कंपनी के टाटा के काम से या उसके नाम से जानते हैं, उसके मालिक के नाम से नहीं जानते। तो वो उसको अलग करता है उसके कंपनी से, दैट इज नोन एज एंटिटी। जैसे कि रिलायंस हो गया आपका, रिलायंस इंडस्ट्रीज आपका क्या है, तो रिलायंस इंडस्ट्री हम लोग अंबानी के नाम से नहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम पे जानते हैं, ठीक है। तो वो होता है आपको एंटिटी, जो कि एक बिजनेस को उस पर्सन से क्या करता है, सेपरेट करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शंस क्या होता है? देखो एक चीज और मैं भूल रहा हूं, एंटिटी में दो तरह का चीज होता है, एक होता है इकोनॉमिक एंटिटी, एक होता है नॉन इकोनॉमिक एंटिटी। इकोनॉमिक एंटिटी उस एंटिटी को कहते हैं जिसको हम लोग अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पर्पस से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि मतलब एक तरह से कह सकते हो कि प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हम लोग एक बिजनेस एंटिटी को बनाते हैं। लेकिन एक नॉन इकोनॉमिक एंटिटी होता है, एक इकोनॉमिक एंटिटी जो कि बिजनेस के लिए होता है या फिर प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो होता है।
नॉन इकोनॉमिक एंटिटी, नॉन इकोनॉमिक एंटिटी जैसे कि कोई चैरिटेबल है, कोई चैरिटी वाला, मतलब कोई चैरिटी डोनेशन वगैरह के लिए, जैसे हॉस्पिटल हो गया, वहां पे मतलब हॉस्पिटल है, हम अपने एम्प्लॉयज के लिए एक हॉस्पिटल बना रहे हैं, ठीक है, तो वो जो हॉस्पिटल है हम अपने एम्प्लॉयज के लिए बना रहे हैं, वो एक सोशल वेलफेयर के लिए है, अपने एम्प्लॉयज के बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल्स बना रहे हैं, कॉलेजेस बना रहे हैं। तो ये जो हम लोग अपने एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए जो कर रहे हैं, हम लोग सोशल हो रहे हैं, जिससे हमारा मोटिव प्रॉफिट या इनकम अर्न करने का, इनकम जनरेट करने का नहीं है, तो दैट इज अ नॉन इकोनॉमिक एंटिटी, फॉर एग्जांपल स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपका ट्रांजैक्शंस पे। ट्रांजैक्शंस आपका क्या होता है? ट्रांजैक्शंस मतलब जनरली होता है लेन देन, ठीक है। ट्रांजैक्शंस मतलब क्या होता है? गिव एंड टेक। जैसे कि आज के टाइम पे, अगर पहले के टाइम पे बात करें तो पहले के टाइम पे ट्रांजैक्शंस होता था क्या सर? बिल्कुल होता था। कैसे होता था? जो बार्टर सिस्टम था वो भी एक तरह का ट्रांजैक्शंस था। कैसे? तो सर वहां तो पैसा इन्वॉल्व ही नहीं था। अरे भैया पैसा इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन लेन देन तो था। गेहूं के बदले हमको चावल चाहिए, चावल के बदले हमको आटा चाहिए, दैट इज ऑल्सो ट्रांजेक्शन। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं जुड़ा हुआ है, बस ट्रांजेक्शन जुड़ा हुआ है। तो ट्रांजेक्शन रेफर्स टू एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज on cash or credit basis by the business with the outside parties, that is other business or customer। तो किसी आउटसाइड पार्टी से या कस्टमर से जब हम कोई डील करते हैं तो बदले में हम कोई सामान दे रहे तो उससे कुछ तो हम लेंगे। क्या लेंगे? पैसा ही लेंगे, ऑब्वियस है, ठीक है। दैट इज नोन एज ट्रांजेक्शंस। उसके बाद एक पॉइंट आता है आपका इवेंट। देखो इवेंट ट्रांजेक्शन से ही जुड़ा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। An event may be described as anything that occurs as a result of something। किसी चीज के बदले किसी चीज को देना। These are occasion which cause change in the value due to time elements। देखो अगर एग्जाम्पल लोगे आप पैसे का या किसी भी प्रोडक्ट का आप एग्जाम्पल लो तो समय रहते उसका प्राइसेस में चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि अभी के टाइम पे अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो एग्जांपल के तौर पे, तो उस प्रोडक्ट का पहले कुछ और प्राइस रहा होगा, आज कुछ और प्राइस होगा। तो यहाँ पे लिखा है दीज आर ओकेजन व्हिच कॉज चेंज इन द वैल्यू ड्यू टू टाइम एलिमेंट्स। तो टाइम एलिमेंट्स के कारण, मतलब टाइम के कारण समय समय पे वो चेंजेस होते रहता है, दैट इज योर इवेंट। अकाउंट, देखो अकाउंट को कुछ इस तरीके से समझो। अकाउंट्स क्यों आया था? चीजों को रिकॉर्ड करते थे, ठीक है, क्लासिफाई करते थे, समराइज करते थे, एनालाइज करते थे। तो अकाउंट्स में, अकाउंट जनरली अगर हम लोग बात करें तो इसीलिए आया था ना, ताकि एक साल के अंदर हम लोग कितने सारे ट्रांजैक्शंस करते हैं, कितने चीजों को खरीदते हैं, कितने चीजों को बेचते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ जो इनकम रिसीव कर, मतलब एक तरफ जो हम रिसीव कर रहे हैं, एक तरफ जो हम लोग पे कर रहे हैं, तो दोनों को जब हम लोग एक एक तरफ करके देखते हैं तो पता चलता है अगर रिसीव वाला ज्यादा है और पे वाला कम है तो ये पता चल रहा है कि हमारा इनकम जनरेट हुआ है। कभी पे वाला ज्यादा होगा और रिसीव वाला कम होगा तो पता चला हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा है, ठीक है। तो वो अकाउंट एक होता है जिसमें हम लोग ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं अंडर द डिफरेंट हेड्स। के बाद में इसके बारे में हम लोग आगे विस्तार में चर्चा करेंगे कि अकाउंट होता है क्या। बस यहाँ पे इतना याद रखना है कि अकाउंट में हम लोग ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं अंडर डिफरेंट हेड्स। नेक्स्ट है आपका कैपिटल। देखो कैपिटल क्या होता है? कैपिटल का हिंदी में अगर बोले तो वो पूंजी होता है, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? पूंजी बोलते हैं। या हिंदी में एक और वर्ड, मतलब ये समझने के लिए एक और बोल सकते हैं कि वो अमाउंट जो कि हम लोग बिजनेस में क्या किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं ताकि बिजनेस को चला सके। अमाउंट ऑफ ओनर इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। जो अमाउंट ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है दैट इज नोन एज कैपिटल। इसका कुछ फॉर्मूला भी है क्या सर? आगे डील करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होता है? यहां पे एक और चीज हम ऐड कर दे, क्या मेरे को दिख नहीं रहा है, मे भी नीचे होगा बट एक चीज ऐड कर देते हैं यहाँ पे, एसेट्स, ठीक है। एसेट्स क्या होता है सर? एनीथिंग, कोई भी ऐसा चीज जिसका वैल्यू फ्यूचर में कुछ ना कुछ जरूर होगा, जिसका आज भी कोई वैल्यू है, फ्यूचर में भी कोई वैल्यू होगा, दैट इज योर एसेट्स, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें अभी हम जिस स्टूडियो में हम जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो मेरे पास क्या क्या है? मेरे पास लाइट है, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास फैन है, मेरे पास लाइट कैमरा है, ये सारे मेरे क्या है? एसेट्स है। क्यों है एसेट्स? क्योंकि इनसे हम कोई ना कोई बेनिफिट अर्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोई ना कोई बेनिफिट अर्न कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी क्या होता है सर? तो लाइबिलिटी वो चीज होता है, जैसे कि अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो जब आप किसी से कोई लोन लिए हो
तो वो लोन आपका एक तरह का क्या है, लाइबिलिटी है। क्यों लाइबिलिटी है सर? क्योंकि आपको एक समय के बाद उस अमाउंट को उसको वापस दे देना है, तो जो कि वो अमाउंट आपको वो वापस करना है उसको, इसीलिए ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा लाइबिलिटीज। लेकिन एसेट क्या होता है सर? जैसे आप मशीनरी परचेज कर लिए, ठीक है, तो मशीन जो परचेज किए, तो एक वस्तु, एक प्रोडक्ट आपके पास आया, अभी आप उसको यूज कर रहे हो सके कुछ साल के बाद आप उसको वापस बेच दो, या फिर उसको यूज करके आप कुछ अर्न कर रहे हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका एसेट्स कहलाएगा। ठीक है, देखो लाइबिलिटीज में क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन और डेट विच अ बिजनेस ओज टू अदर, जो कि बिजनेस ओ करता है दूसरे पे। कैसे? दैट इज अमाउंट business is liable to pay others such as loan from bank, other person, creditors of the goods supplied। तो creditors मतलब वो लोग होते हैं जिनसे आप पैसा लिए थे। क्यों लिए थे? हो सकता है आपको बिजनेस में वो पैसे का जरूरत पड़ा था, इसीलिए आप उनसे वो पैसा लिए थे, तो आपको एक समय के बाद वो पैसा उनको क्या करना है, वापस लौटाना है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, लाइबिलिटीज कहलाएगा। नेक्स्ट, गुड्स। गुड्स मतलब यहां पे वस्तु के बारे में बोलेंगे, किसी सामान के बारे में गुड्स का बात करेंगे, यहां अच्छा वाला गुड्स नहीं बात करेंगे। ठीक है, द टर्म गुड्स रेफर टू आर्टिकल इन विच द बिजनेस डील्स, जिसमें बिजनेस डील करता है। ओनली दोज आर्टिकल्स विच आर परचेज फॉर द पर्पस ऑफ सेल आर कॉल्ड गुड्स, जिसको हम लोग इसीलिए परचेज किए हैं ताकि उसको हम दोबारा सेल कर सके, दैट इज नोन एज गुड्स। Other articles which are purchased for the purpose of using them in the business are not called goods। तो जो हम लोग बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदते हैं उसे गुड्स नहीं कहते हैं, जिसको हम लोग वापस से बेच देने के लिए खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे गुड्स कहते हैं। एग्जाम्पल, इन केस ऑफ फैन डीलर, अगर एक कोई फैन का डीलर है तो फैन आर गुड्स, तो वो फैन खरीदा और फैन बेच दिया, क्योंकि वो फैन मतलब पंखे का डीलर है वो, तो फैन लिया और फैन को बेच दिया, तो फैन उसके लिए क्या हो गया, गुड्स हो गया। He may be having table and chair, उसके पास टेबल और चेयर भी तो होगा बैठने के लिए, या फिर और कोई लोग आते होंगे उनके बैठने के लिए वो रखा होगा। तो ये सारी चीज को वो अपने यूज के लिए रखा हुआ है, दैट इज वो भी तो वो कभी परचेज किया होगा, तो वो उसका गुड्स नहीं कहलाएगा। बट दे आर नॉट गुड्स फॉर हिम। इन केस ऑफ द फर्नीचर डीलर, टेबल्स एंड चेयर्स आर गुड्स, ही मे बी हैविंग फैन बट दे आर नॉट गुड्स फॉर हिम। लेकिन अगर फर्नीचर के केस में देखें, तो अगर फर्नीचर का डीलर है तो फर्नीचर का जो सामान होगा या फर्नीचर होगा वो उसके लिए गुड्स होगा, लेकिन फैन उसके लिए क्या हो जाएगा, फैन उसके लिए गुड्स नहीं होगा। ठीक है, चलो, बुक्स ऑफ अकाउंट। ध्यान देना, ये चीज मैं पिछले क्लास में भी पढ़ा चुका हूं, बट एक बार ध्यान देना। देयर आर डिफरेंट सेट्स ऑफ रिकॉर्ड वेदर इन द फॉर्म ऑफ बुक्स और लूज शीट्स वेयर इन द वेरियस बिजनेस इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। देखो, या तो मतलब एक एग्जांपल ले लो सीट्स का। ठीक है, मैं एक बार दिखाता हूं आपको। ये सीट्स है, ठीक है, ये सीट्स का अगर हम बात करें तो ये नॉर्मल सीट्स है। अगर इसका एग्जांपल ले तो ये हो गया आपका लूज सीट्स। लेकिन अगर हम बात करें कोई बुक्स का, अगर कोई पर्टिकुलर बुक का एग्जांपल ले ले, तो उस बुक में जो होगा वो बाउंडेड क्या हो जाएगा आपका, बाउंडेड बुक्स हो जाएगा। तो सर डिफरेंस क्या है दोनों में? तो हम लोग रिकॉर्ड जो होता है बुक्स ऑफ अकाउंट का रिकॉर्ड लूज बुक्स में भी रख सकते हैं, पेजेस वगैरह में, या कोई बुक कीपिंग जो होता है एक कॉपी टाइप से, रजिस्टर टाइप से बना हुआ होता है, उसमें हम लोग सारी चीज को रिकॉर्ड रखते हैं, वोचर से देख करके उसका रिकॉर्ड को वहां पे एंट्री करते जाते हैं और फिर फाइनली लास्ट में उसका ऑडिट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद एंट्री द रिकॉर्डिंग ऑफ एंटरिंग ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एन एंट्री। तो जो बुक्स एंड अकाउंट में जो हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, एंट्री, जिसको आने वाले टाइम पे आप जर्नल एंट्री के फॉर्म में आने वाले 4 से 5 क्लासेस के बाद आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, नेक्स्ट, अकाउंट आप ऊपर पढ़ चुके हो, बट फिर भी एक बार है तो मैं बता देता हूं। एन अकाउंट इज क्लासिफाइड स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्सन और अ थिंग और एनी अदर सब्जेक्ट। इट इज वर्टिकली डिवाइडेड इनटू 2 शेप, टी शेप में होता है। ठीक है, अल्फाबेट टी शेप में होता है, जिसमें द बेनिफिट रिसीव बाय द अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड को अब आप LHS और RHS नहीं, लेफ्ट साइड अब आपका, जो पहले आप लेफ्ट साइड को क्या बोलते थे, LHS, अब आपका ये क्या हो जाएगा, डेबिट साइड। और राइट साइड को जो आप पहले बोलते थे RHS, ये हो जाएगा आपका क्रेडिट साइड। मतलब लेफ्ट हैंड का खुजली, पैसा डेबिट हो गया, राइट हैंड का खुजली, पैसा क्रेडिट हो गया, आ गया। ठीक है, तो ये टी शेप में आप याद रखोगे कि लेफ्ट साइड में आपका डेबिट होगा और राइट साइड में
क्रेडिट होगा। हालांकि अभी आपको लगेगा कि ये क्या पढ़ रहे हैं, बट जब आप लेजर वगैरह बनाओगे ना तो ये बहुत आसान लगने वाली है। चलो नेक्स्ट, टू डेबिट द अकाउंट। देखो टू इट मींस दैट मेकिंग एन एंट्री ऑफ द ट्रांजैक्शंस ऑन द डेबिट साइड और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट। तो जो लेफ्ट साइड करोगे उसको आप क्या बोलोगे, डेबिट, और जो राइट साइड करोगे उसको आप क्या बोलोगे, क्रेडिट। तो वही चीज दिया हुआ है, टू क्रेडिट एंड अकाउंट इट मेक्स अ मेकिंग एंट्री ऑफ द ट्रांजैक्शंस ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट। तो क्रेडिट साइड किधर होगा, राइट साइड, और डेबिट साइड किधर होगा, लेफ्ट साइड। नेक्स्ट, एसेट्स, जो ऊपर में हम लिखे हुए थे उसका मीनिंग नीचे लिखा हुआ है। एसेट्स आर द थिंग्स ऑफ वैल्यूज, एसेट आर द थिंग ऑफ वैल्यू और इकोनॉमिक रिसोर्सेस, प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द एंटरप्राइजेस। तो एसेट आपका प्रॉपर्टी, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, कोई व्हीकल खरीदे हो आप, कोई बिल्डिंग खरीद रहे हो, कोई मतलब आप एग्जांपल ले लो जैसे कि हाँ जिसमें हम पढ़ा रहे हैं कैमरा, ये सारा मेरा क्या हो जाएगा, ये सारा मेरा एसेट होगा। क्यों, क्योंकि इससे मेरे को कोई ना कोई बेनिफिट मिलता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स कैश और थिंग्स, वेट यार, हाँ, इन अदर वर्ड्स कैश और एनीथिंग व्हिच इनेबल्स द बिजनेस एंटिटी टू गेट द कैश और अ बेनिफिट इन फ्यूचर इज एन एसेट। जिससे आपको फ्यूचर में कोई कैश बेनिफिट हो सकता है उसको आप क्या बोलोगे, एसेट बोलोगे। एग्जांपल में लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल, फर्नीचर, स्टॉक ऑफ गुड्स, कैश एटसेट्रा, ये सारे आपके एसेट्स के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, खर्च। एक्सपेंडिचर मींस स्पेंडिंग ऑफ मनी और इनकरिंग अ लायबिलिटी फॉर सम बेनिफिट। कुछ बेनिफिट के लिए जो आप कोई खर्च करते हो, कुछ बेनिफिट के लिए जो आप कुछ खर्च करते हो, दैट इज एक्सपेंडिचर। सर्विसेज रिसीव बाय द बिजनेस एंटिटी, तो परचेज ऑफ मशीनरी, मशीन को आप परचेज किए हो ताकि आप कोई प्रोडक्शन कर सको। परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर खरीदे हो सकता है आपको ऑफिस के यूज के लिए चाहिए। पेमेंट ऑफ सैलरी, रेंट एटसेट्रा आर सम एग्जांपल ऑफ एक्सपेंडिचर। ये सारा आपका क्या है, एक्सपेंडिचर है। अब आप बोलोगे कि सर रेंट रेंट से हमको क्या बेनिफिट मिल सकता है या सैलरी से क्या बेनिफिट मिल सकता है। भाई आप रेंट तभी दे रहे हो, मैं जहां पे रहता हूं वहां का रेंट मैं इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि उससे मेरे को बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है सर, वो मेरे को वहां पे रहने का जगह दिया हुआ है, उससे मैं बाहर के जानवरों से बच सकता हूं या बहुत तरह की चीजों से मैं बच सकता हूं। तो वो मेरे लिए क्या हो सकता है, वो मेरे लिए बेनिफिट साबित होगा। तो उससे जिससे हमको कोई बेनिफिट मिले वो मेरा क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आपका यहां पे दिया हुआ है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो जो रेकरिंग नेचर का होगा, रेकरिंग, रिपीटिंग, जैसे कि ये हो गया आपका रेकरिंग नेचर का, और रिपीटिंग विद इन अ ईयर, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नॉन रेकरिंग क्या होता है, तो सर अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेरा रेकरिंग नेचर का होगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मेरा नॉन रेकरिंग होगा क्या, बिल्कुल, क्या हो जाएगा आपका नॉन रेकरिंग, या फिर बोल दो नॉन रिपीटिंग। तो सर एक बार पढ़ देंगे क्या, पढ़ देते हैं। देखो सैलरीज, सैलरी का आप पेमेंट हर मंथ करते हो, जो चीज का पेमेंट आप हर महीना कर रहे हो, जो एक्सपेंडिचर आपको हर मंथ देखने को मिल रहा है, रेंट आप हर मंथ देते हो, तो दैट इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर, मशीन आप 2 साल 3 साल 5 साल में एक बार परचेस करते हो, ठीक है, तो मशीनरी को जो 5 साल में आप एक बार परचेस करते हो, व्हीकल 10 साल में एक बार, 5 साल में एक बार परचेस करते हो, ये सारे पैसे एक मुश्त पैसा, मतलब कह सकते हैं कि इकट्ठा पैसा एक बार जो किसी चीज पे लगता है, दैट इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो बार बार लगे, रिपीटिंग नेचर में लगे, दैट इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इट इज इफ द बेनिफिट ऑफ एन एक्सपेंडिचर इज लिमिटेड टू 1 ईयर, सिर्फ 1 ईयर का बात करा है, इट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। तो अगर कोई ईयरली पे ही हो, विद इन अ ईयर हो, तो उसको एक्सपेंस कहेंगे, विद इन अ ईयर हो तो क्या बोलेंगे, एक्सपेंस, एंड ऑल्सो कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और उसी को क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा, सैलरी एंड रेंट। ठीक है, अब बात करते हैं आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इट इफ द बेनिफिट ऑफ एन एक्सपेंडिचर इज अवेलेबल फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर और कैलेंडर ईयर का पिछले क्लासेस में कॉन्सेप्ट बताया हुआ था। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, जो कि आपका 1 अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल से लेकर के
अगले साल के 31 मार्च तक हो उसको अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं, ठीक है। तो जो आपका मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर होता है दैट इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ फर्नीचर, मशीनरी, क्योंकि ये सारी चीजों को हम लोग बहुत कम इंटरवल में नहीं खरीद करके लंबे इंटरवल में खरीदते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया, ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग करना लाइक दिस, नो नो नो, ड्राइंग मतलब कॉमर्स में ड्राइंग नहीं होता है। आज के बाद जो ड्राइंग पूछे उसका डेफिनेशन बदल देना। ड्राइंग का मतलब होता है जब आप बिजनेस में से कुछ पैसा अपने पर्सनल खर्च के लिए निकालते हो सकता है अपनी बेटी को कुछ गिफ्ट देना है, हो सकता है अपने भाई को कुछ गिफ्ट देना है, हो सकता है अपने पापा को कुछ गिफ्ट देना है। जैसे कि अभी रिसेंटली मैं पापा के लिए कुछ गिफ्ट खरीदा था, तो भाई मेरा वो पैसा कहां से आएगा, हालांकि मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मतलब एक समझने के लिए समझो। तो मैं अगर उस पैसे को अगर अपने पापा के लिए कुछ लेना है तो उस पैसे को अगर मैं बिजनेस से निकाल करके अपने पापा को दूं तो दैट इज नोन एज ड्राइंग। मतलब कि बिजनेस से पैसा निकाल लेना पर्सनल खर्च के लिए, वो आपका क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका ड्राइंग। मैं यहां पे लिख देता हूं पर्सनल खर्च। ड्राइंग मतलब क्या, पर्सनल एक्सपेंसेस, ठीक है, इजी है। चलो ये एक बार देख लोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है, ड्राइंग रेफर्स टू द अमाउंट विड्रॉन और द वैल्यू ऑफ द गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर द पर्सनल यूज ऑफ द बिजनेस। अब यहाँ पे आप पैसा को तो समझा दिए, लेकिन हो सकता है कि वहां पे मतलब मेरा जो बिजनेस था वो फर्नीचर बनाने का था, ठीक है, मेरा फर्नीचर का प्रोडक्शन होता था। तो हम क्या किए, वहां से कुछ फर्नीचर अपने घर के लिए हम ले गए, तो वो फर्नीचर वहां के लिए क्या था, वो एक तरह से वहां का कह सकते हो कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ गुड, मतलब वो एक तरह से गुड्स था जिसको हम रीसेल के लिए रखे हुए थे। गुड्स मतलब क्या, जो हम खरीदे हैं बेचने के लिए, लेकिन उसको हम पर्सनल यूज के लिए यूज कर ले रहे हैं, दैट इज ड्रॉइंग। नेक्स्ट प्रॉफिट क्या होता है सर, प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम इट इज ओन्स इक्विटी। देखो दो तरह का चीज होता है, ठीक है, आगे में भी पढ़ोगे आप। एक होता है इनकम, एक होता है आपका प्रॉफिट। देखो इनकम, आप सपोज दैट जो हर दिन का जो ट्रांजेक्शन होता है ना, उसमें कुछ ना कुछ पैसा बचता है, ठीक है। जैसे कि मान के चलो कि आज हम सेल किए टोटल आज हम सेल किए 1000 का। अगेन इट इज नॉट वर्किंग, व्हाई इट इज नॉट वर्किंग, वेट, सपोज दैट, थोड़ा सा समझ लो तब तक ये में भी स्टार्ट कर जाए। थोड़ा सा पता नहीं मेरे से ही इसको प्रॉब्लम होता है ये पेन को। तो अगर सपोज दैट जब हम लोग, एक बात समझना कि जैसे कि आज मेरा टोटल, हाँ अभी आ गया, काम करने लगा अभी, देखिए 2 मिनट में ठीक हो जाता है ये। देखो जैसे सपोज दैट आज मेरा टोटल सेल्स कितना हुआ, नहीं टोटल रेवेन्यू मेरा कितना हुआ 1000 का। रेवेन्यू मतलब क्या होता है, इनकम। रेवेन्यू टोटल कितना का हुआ 1000 का, ठीक है। उसमें से एक्सपेंसेस हम कितना का किए होंगे, मतलब टोटल खर्च उसमें कितना हुआ होगा, तो हो सकता है कि सारे चीजों को मिला करके उसमें 600 मेरा एक्सपेंसेस रहा होगा। तो 400 जो मेरा यहाँ में अमाउंट बच रहा है दैट इज नॉट प्रॉफिट, दैट इज योर व्हाट, दैट इज इनकम। क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो साल के अंत में निकाला जाता है, मतलब अकाउंटिंग पीरियड के एंड में निकाला जाता है, उसे प्रॉफिट कहते हैं। सर गेन भी कुछ होता है क्या, गेन होता है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो इंसिडेंटली होता है, ठीक है, सोचा समझा अमाउंट नहीं होता। सोचा समझा अमाउंट आपका प्रॉफिट हो सकता है, गेन नहीं होता, तो थोड़ा उसमें डिफरेंस है, आगे चलते हैं, आगे बताएंगे। नेक्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब क्या होता है, देखो प्रॉफिट को जनरली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है आपका ग्रॉस प्रॉफिट, एक होता है आपका नेट प्रॉफिट। तो एक्सेस ऑफ, क्या दिया हुआ यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब कि जो रेवेन्यू आपका ज्यादा होता है किस पे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स और सर्विस रेंडर्ड एंड इट्स डायरेक्ट कॉस्ट, मतलब कि जो भी रेवेन्यू है उसमें से जो भी कॉस्ट आया उसको माइनस कर देने से जो आपका अमाउंट आ रहा है, मतलब कि जो भी डायरेक्ट कॉस्ट आ रहा है उसको माइनस करने के बाद जो आपका अमाउंट आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या होता है, बस नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा चेंजेस है, एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड अदर इनकम ओवर टोटल एक्सपेंसेस। नेट प्रॉफिट इज द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग टोटल एक्सपेंसेस।
जितने भी तरह के एक्सपेंस थे सारे एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद, देखो ग्रॉस प्रॉफिट का बात करो तो उसमें सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिया गया था, यहां डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितने भी एक्सपेंसेस होंगे सबको माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा दैट इज योर व्हाट, दैट इज नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट लॉस, लॉस क्या होगा, देखो in one sense loss means money or money is worth lost without receiving any benefit। जब आप किसी चीज से कोई बेनिफिट नहीं रिसीव कर रहे हो और जितना आप अमाउंट लगाए हो उससे भी कम आपको जब रिसीव हो रहा है तो वो अमाउंट आपका क्या कहलाता है, वो लॉस कहलाता है। जितना कम रिसीव हुआ है वो लॉस कहलाता है। जैसे कैश और गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, आग लगने से, चोरी होने से। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस रिप्रेजेंट टू द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, यहां पे आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएगा ओवर इनकम एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है तो इस केस में क्या कहेंगे, इस केस को हम लोग लॉस का सिचुएशन कहेंगे। इनकम जैसा कि आपको ऊपर में समझाया है वही चीज है। इनकम ऑल्सो कॉल्ड एज रेवेन्यू is the amount earned by the business entity resulting from the operation which constitute its major or central activity। For example sale of goods or services, तो goods and services के सेल करने पे हम लोग जो भी चीज अर्न किए हैं दैट इज आवर व्हाट, इनकम। ठीक है, गेन, गेन प्रॉफिट तो आप समझ चुके हो, गेन प्रॉफिट साल भर में एक बार बनाया जाता है आफ्टर द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। लेकिन गेन का बात करें तो गेन इज अ प्रॉफिट दैट अराइजेस फ्रॉम द इवेंट और ट्रांजैक्शंस व्हिच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस। क्या बोला है, इंसिडेंटल टू बिजनेस, सच एज सेल ऑफ एन एसेट, विनिंग ऑफ कोर्ट। अरे आप एक बात समझ लो, जैसे कि आप किसी लॉटरी में पैसा लगाए थे, ठीक है, किसी लॉटरी में पैसा किसी एम्बेजलमेंट में, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि लॉटरी में जो आप पैसा लगाए थे उससे आपको कुछ गेन हुआ, मतलब उससे आप कुछ प्रॉफिट कमाए, तो दैट इज नॉट प्रॉफिट, दैट इज गेन। या फिर विनिंग अ कोर्ट केस, कोर्ट का केस आप जीत गए हैं और एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, या फिर लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया है। तो ये सारे जो इंसिडेंटल केसेस जो होते हैं बिजनेस में जो पाए जाते हैं वो उन्हें कहा जाता है आपको क्या, गेन कहा जाता है। मतलब कि वो जरूरी नहीं है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट 1% या 2% उम्मीद है, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे आप कह सकते हो कि गेन होता है। अब आता है आपका डिस्काउंट। देखो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्काउंट नहीं डाला हुआ है, डायरेक्ट ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट आ गया है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि दो चीजें होती है। आप थोड़ा सा ये वर्ड्स को काफी आपको सिमिलर लगेगा, ठीक है, आप कोशिश करना समझने का, ठीक है। क्या होता है, एक होता है आपका डिस्काउंट, खुश हो जाओगे ये चीज जान के, आज आपको लगेगा कि आज आप कुछ पढ़े हो। एक होता है रिबेट। देखो डिस्काउंट सर्टेन परसेंटेज पे दिया जाता है, ठीक है, डिस्काउंट सर्टेन परसेंटेज पे दिया जाता है, मतलब डिस्काउंट जो होता है वो परसेंटेज पे दिया जाता है। लेकिन रिबेट, रिबेट जैसे कि आप 2000 का कोई सामान परचेज खरीद करके लाए, आपको बोल दिया गया इसमें आपको 200 का रिबेट दिया जा रहा है, मतलब यहां पे कोई परसेंटेज इन्वॉल्व नहीं होगा। मतलब की बात करें कि डिस्काउंट में परसेंटेज का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। लेकिन अगर बात करें रिबेट में तो रिबेट में नो परसेंटेज इन्वॉल्वमेंट, परसेंटेज का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्या, ट्रेड डिस्काउंट में और कैश डिस्काउंट में। देखो ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो भी लोग इसको परचेज करेंगे वो सबको दिया जाएगा। लेकिन अगर बात करें कैश डिस्काउंट का तो कैश डिस्काउंट सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा जो कि कैश में पे करेंगे। जैसे कि ट्रेड डिस्काउंट, जैसे कि आप क्या किए, जब आप क्या किए, मान के चलो कि आप 1000 रुपया का कोई सामान खरीदे, ठीक है, तो उसमें बोला गया कि आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट, जिसमें आपको क्या दिया गया, -10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट सबके लिए होता है, तो ट्रेड डिस्काउंट 10% दिया गया, तो 1000 का 10% कितना होगा, 100 रुपया। तो 100 रुपया जब आप माइनस किए तो आपका क्या निकलेगा,
900 आपका आया, 900 आपका क्या आया, 900 आपका आया टोटल अमाउंट, ठीक है। इतना सर मेरे को उसको पे करना है, लेकिन वो बोला कि नहीं भैया, अब आपको हम क्या करेंगे ना, अगर आप 900 का 900 अभी आप पे करते हो तो आपको और 10% का मैं कैश पे डिस्काउंट दूंगा, जो आप कैश पेमेंट कर रहे हो। तो ये बोला भैया ऐसा है ना कि अभी मैं आपको 500 ही पे करूंगा, तो वो क्या करेगा, वो 500 पे ही डिस्काउंट देगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्काउंट का नाम क्या है, कैश डिस्काउंट। तो जितना आप उसको कैश में पे कर रहे हो, कैश या चेक जो भी, जितना आप पे कर रहे हो अभी, आपको वो उसी पे जो डिस्काउंट देगा दैट इज नोन एज कैश डिस्काउंट, ठीक है। उसके बाद है आपका वोचर। वोचर क्या होता है, देखो जो आप एंट्रीज को आपने, मतलब जो अकाउंटेंट होता है जो एंट्री को रिकॉर्ड करता है, वो रिकॉर्ड करता है। तो जब कोई ऑडिटर आता है ऑडिट करने के लिए या फिर इंस्पेक्शन करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का या जर्नल्स का, तो वो कैसे जानेगा कि ये सारे के सारे चीज सही है। तो वो वोचर एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है, जहां से आप कोई भी चीज परचेज करते हो तो वो आपको बदले में वो देता है, और वहां पे उसमें वो सारा चीज लिखा हुआ रहता है, जैसे कि उसमें क्या खरीदे हो, कितने में खरीदे हो, कब खरीदे हो, वो सारा चीज मेंशन होता है, कहां से खरीदे हो। तो वो होता है वोचर, जिससे वोचर एक डॉक्यूमेंट है जिससे हम लोग हर चीज को मैच करके हम लोग ये जान पाते हैं कि हाँ ये चीज वहां पे परचेस किया गया था और फलाने डेट में परचेस किया गया था। देखो, अ डॉक्यूमेंट रिटेन एविडेंस ऑफ ए ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड अ वोचर। जो कि रिटर्न डॉक्यूमेंट हो, जिसको एविडेंस के तौर पे हम लोग यूज कर सके, उसको वोचर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू बाय गुड्स फॉर कैश वी गेट कैश मेमो। जैसे कि हम लोग कोई चीज खरीदते हैं तो हमको बदले में कैश मेमो देता है। इफ वी बाय गुड्स ऑन क्रेडिट वी गेट एन इनवॉइस। तो जब हम लोग उधार खरीदते हैं, क्रेडिट में खरीदते हैं, तो हमें क्या देता है, वो इनवॉइस देता है। एंड सो ऑन द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेड विद द हेल्प ऑफ सच वोचर्स। तो उन वोचर्स के जरिए ही हम लोग क्या कर पाते हैं, उन वोचर्स की मदद से हम लोग एंट्री कर पाते हैं। नेक्स्ट, यहां पे दिया हुआ है आपका सॉल्वेंट। सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट दो चीज होता है। उससे पहले एक बार देखने तो मेरे को यहाँ पे बैड डेब्ट्स दिया हुआ है क्या, बैड डेब्ट्स बैड डेब्ट्स बैड डेब्ट्स बैड डेब्ट्स बैड डेब्ट्स, हाँ बैड डेब्ट्स दिया हुआ है। देखो, सॉल्वेंट को बताने से पहले एक बार मैं बैड डेब्ट्स बता देता हूँ। बैड डेब्ट्स मतलब क्या होता है, देखो बैड डेट, देखो डेप्ट नहीं पढ़ते, इसको डेट पढ़ते हैं, डेट, DEBT। जैसे कि ऑफलाइन मोड पे हम जब पढ़ाते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो इसको बोलते हैं डेटर को भी डेब्टर बोलते हैं। भाई इसमें बी साइलेंट होता है, ठीक है। हालांकि इसमें उनका कोई गलती नहीं है, जैसा वो पढ़ के आए हैं वैसा वो प्रोनाउंसिएशन करते हैं, बट ये डेट होता है। तो हम लोग इसको डेटर भी, मतलब DEBTOR को डेटर पढ़ते हैं, डेब्टर नहीं पढ़ते हैं। और ये बैड डेट होता है, बैड डेप्ट नहीं होता है, ठीक है। तो बैड डेट्स क्या होता है, तो सर बैड डेट्स वो अमाउंट होता है जो कि, डेट मतलब क्या होता है, डेट मतलब होता है कर्ज। जब आप किसी से कर्ज लिए हो और आप बैड हो गए हो, खराब हो गए हो, ठीक है, खराब हो गए मतलब कि आप वो पैसा नहीं चुका पाओगे। तो जब वो पैसा आप नहीं चुका रहे हो तो दैट बिकम्स बैड डेट्स। तो देखो बैड डेट, सॉरी, bad debts is the amount owed to the business that is written off because of the becoming irrecoverable. It is the loss for the business. जैसे बैंक में आप बहुत बार ये केसेस सुने होंगे कि क्या हो जाते हैं लोग, बैड डेट्स हो जाते हैं। कैसे, तो वो पैसा जो कि रिकवर नहीं हो पाता है बैंकों के द्वारा। जैसे एक बैंक है, वो लोन दिया है किसी को, लोन देने के बाद वो क्या करते हैं, जैसे बैंक हमको लोन दिया है, ठीक है, हमको लोन दिया है तो मेरा क्या ड्यूटी है कि मेरे को हर महीने जाके जो इंस्टॉलमेंट है उसका पे करना। तो अगर हम पैसा पे करना बंद कर देते हैं तो एक समय के बाद वो ये मान लेगा कि ये पैसा बैड डेट्स हो गया, मतलब कि ये रिकवर हम नहीं कर सकते उस बंदे से, मतलब हम क्या हो गए, बैड डेट्स हो गए। अब वो मेरे खिलाफ क्या किया, कोर्ट में चला गया केस करने के लिए। अब कोर्ट में गया तो देखा, कोर्ट में गया तो कोर्ट बोला कि ये तो अपना सारा प्रॉपर्टीज वगैरह बेच दिया है। सारा प्रॉपर्टी बेचने के बाद अब इसके पास एक ही घर बचा हुआ है, तो वो घर मेरा था 2 लाख रुपया का, तो मान के चलो हम लोन लिए थे बैंक से कितना, 5 लाख का, और घर मेरा कितने का था, 2 लाख का। तो गवर्नमेंट क्या की, मतलब कोर्ट क्या आदेश दी, कोर्ट बोली कि अब इसका घर को ऑक्शन कराया जाए। तो घर पे ऑक्शन हुआ तो घर में 2 लाख रुपया रिकवर हुआ। तो कोर्ट अब देख ली कि अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा,
तो अब जब मेरे पास कुछ नहीं बचा तो अब कोर्ट क्या कह देती है कि अब ये कोर्ट के द्वारा ये चीज अनाउंस कर दिया जाता है कि ये आदमी क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब इसका दिवाला निकल गया। दिवाला निकल गया मतलब अब उसके पास कोई भी प्रॉपर्टी या एसेट्स नहीं है जिससे वो अपने लोन के अमाउंट को रिकवर कर सकता है। तो जो आदमी को कोर्ट के द्वारा ये चीज बोल दिया जाता है या फिर ये सिग्निफाई कर दिया जाता है, बता दिया जाता है कि अब उसके पास किसी भी तरह का एसेट्स नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो उस बंदे को इंसॉल्वेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उस बंदे को इंसॉल्वेंट कहा जाता है। सर बातों बातों में तो आप हमें इंसॉल्वेंट समझा दिए, ठीक है कोई बात नहीं। देखो तो इंसॉल्वेंट तो यहां दिया हुआ नहीं था, बट इंसॉल्वेंट का केस यही होता है। अब एक यहां पे दिया हुआ है सॉल्वेंट। देखो सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, कोर्ट गए थे हम, 5 लाख रुपया मेरा लोन का राशि बाकी था, ठीक है, कोर्ट बोला कि अरे इसके पास तो एक और प्रॉपर्टी है, कितने का, जो कि है 4 लाख का। तो अभी जो 3 लाख रुपया बचा था, अब वो क्या करेगा, वो 4 लाख वाले प्रॉपर्टी को क्या करेगा, ऑक्शन करा देगा। ऑक्शन कराने के बाद जितने में वो बिका और बिकने के बाद जो पैसा बचेगा वो मेरे को दे देगा, और जितना पैसा रियलाइज करना होगा बैंक को वो बैंक अपना रियलाइज कर मतलब रख लेगा, ठीक है। तो वैसे केस में अभी भी मेरे पास पैसा है, मतलब कि फर्दर हम आगे कुछ कर सकते हैं। तो जब भी मेरे पास पैसा बचा हुआ रहेगा हम सॉल्वेंट कहलाएंगे, और जब मेरे पास कोई प्रॉपर्टी कोई एसेट नहीं बचा हुआ है तो हम इंसॉल्वेंट कहलाएंगे, ठीक है। A person who is in the position to pay his debt as they become due or insolvent, a person who is not in the position to pay debt full and is so declared by the court, so the amount of debt which is unrealizable from the debtor become इंसॉल्वेंट। तो ऐसा अमाउंट जो कि नहीं मिल सकता है वो इंसॉल्वेंट कहलाता है, और जहां से पैसा रिकवर हो सकता है उसके पास क्षमता है वापस करने का, तो वो सॉल्वेंट कहलाता है। जैसे कि आगे आप जाकर के पार्टनरशिप में पढ़ोगे, जैसे कि 3 पार्टनर्स थे, 3 पार्टनर्स में से एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब उसका दिवाला निकल गया, उसके पास अब कुछ नहीं है, तो बाकी के जो 2 पार्टनर्स है वो सॉल्वेंट है, अभी भी वो पोजीशन में है कि वो पैसा को क्या करे, वापस कर सकते हैं। तो उनका ये नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि उनको ये सॉल्वेंट पोजीशन होने का फर्ज बनता है कि अब वो उस इनसॉल्वेंट पार्टनर्स का जो भी बैड डेट्स हो रहा था उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे पढ़ेंगे इन सारी चीजों के बारे में अच्छे से, फिलहाल अभी जानते हैं। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, स्टॉक। तो स्टॉक क्या होता है, द अमाउंट ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड और अनयूज्ड, जो कि पड़ा हुआ है, यूज नहीं हुआ है और बिका भी नहीं है। इट ऑल्सो इंक्लूड स्टॉक्स ऑफ परचेज, रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश्ड गुड्स। सॉरी, देखो कहां पे थे, स्टॉक्स में। द अमाउंट ऑफ गुड्स आर लाइंग अनसोल्ड और अनयूज्ड, जो यूज अभी तक नहीं हुआ है, जिसमें आ जाएगा आपका स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स और सेमी फिनिश्ड गुड्स, जो ला करके आप रखे हो, लेकिन हो सकता है कोई सेमी फिनिश्ड गुड होगा, मतलब आधा बन चुका है लेकिन आधा उसका प्रोडक्शन बाकी है, ठीक है। होता है ना, जैसे कि आप कोई एग्जांपल ले लो, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो पानी की बोतल का, तो बोतल भी आपके पास बनता है, पानी भी आपके पास ही डला करके बोतल जाता है बेचने के लिए। तो पानी का बोतल बन के रेडी है लेकिन अभी उसमें पानी नहीं डला, तो ये सेमी फिनिश्ड गुड्स के कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं परचेजेज ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, टू बी सोल्ड और मैन्युफैक्चर। देखो परचेज का मतलब क्या होता है, जब आप कोई चीज को परचेज करे हो। परचेज कब कहलाएगा, परचेज आप तब कहलाएगा जब आप किसी भी चीज को लेकर के आ रहे हो और वो आपके बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, वो आपका परचेज कहलाएगा। मतलब कोई रॉ मटेरियल आप खरीद करके ला रहे हो जिससे आपका वो प्रोडक्शन होना है और वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है डायरेक्टली, तो उसको परचेज कहा जाएगा, ठीक है। जैसे कि परचेज मीन्स परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल और रॉ मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। द टर्म परचेज इंक्लूड बोथ कैश एंड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों देखने को मिलता है, जो कि आप जर्नल एंट्री में काफी अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। परचेज रिटर्न, तो आप जब कोई चीज परचेज किए थे, हो सकता है वो सामान खराब होगा, तो आप ये भी तो सोचोगे कि अब ये सामान खराब है, मेरे को इसको क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है। तो जब आप कोई भी चीज को वापस कर देते हो तो इसको बोला जाता है क्या, परचेज रिटर्न। इसका एक और नाम होता है जो कि होता है रिटर्न आउटवर्ड। क्या बोलते हैं इसको, रिटर्न आउटवर्ड। सर आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, बाहर जा रहा है, दूसरे के पास जा रहा है, तो दैट इज रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। सेल्स, जब आप किसी भी चीज को, सेल्स मींस सेल्स ऑफ गुड्स
टर्म सेल्स इंक्लूड बोथ कैश एंड क्रेडिट। जब आप किसी भी चीज को बेच रहे हो दैट इज नोन एज सेल्स। सेल्स रिटर्न क्या होता है, जिसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। आप किसी चीज को बेचे थे, ठीक है, वो सामान उसको पसंद नहीं आया या खराब था, कुछ डिफेक्टिव था, तो वो सामान आपको वापस भेज दिया, तो मेरे पास वो सामान वापस आ गया ना। तो जब वो वापस आ गया तो उसको हम क्या एंट्री करेंगे, रिटर्न इनवर्ड, क्योंकि अंदर आ गया, मेरे पास आ गया, इसलिए रिटर्न इनवर्ड, या फिर सेल्स रिटर्न, दोनों नाम से इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। जो भी अमाउंट आप रिसीव किए हो, कोई भी सेल ऑफ गुड्स के जरिए, कोई गुड्स को बेच करके, कोई सर्विसेज को मतलब कोई सर्विस प्रोवाइड करके, तो उसको बोला जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस रेवेन्यू अर्न्ड बाय एन एंटरप्राइजेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज से जो वो अर्न किया है, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जैसे कि सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे ले लो, नेट सेल्स ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज फॉर नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस एंड इंटरेस्ट अर्न, ये सारी चीज आपको क्या हो जाएंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्टॉक और इन्वेंट्री, जो कि हम लोग कुछ कुछ देख चुके थे वहां पे। देखो, गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड और अनयूज्ड इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट ऑन अ पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर डेट तक अनयूज्ड रहा या फिर अनसोल्ड रहा, तो उसे कहेंगे हम लोग स्टॉक या इन्वेंट्री। स्टॉक और इन्वेंट्री इज अ करंट एसेट हेल्ड बाय द एंटरप्राइजेस फॉर द पर्पस ऑफ सेल ऑफ द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इट इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स मीट ऑफ द सेल्स। स्टॉक इन्वेंट्री में भी इसमें दो तरह का पढ़ना है आपको, एक है आपका ओपनिंग स्टॉक, एक है आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो साल के स्टार्टिंग में जब आप कोई भी चीज देखते हो वो आपका ओपनिंग स्टॉक है, और साल के अंत में जो होगा वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। जैसे कि बीडी, बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी के बारे में आई थिंक अभी नहीं जानोगे, आगे जानोगे, हाँ अभी नहीं जानोगे। देखो, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक इज द स्टॉक इन हैंड इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर में जब बिगिनिंग में आपके पास जो चीज था दैट इज नोन एज ओपनिंग स्टॉक, और जो एंड में बचेगा दैट इज नोन एज क्लोजिंग स्टॉक। तो इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग हो जाएगा, ठीक है, इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग हो जाएगा, और पिछले साल का क्लोजिंग जो था वो इस साल का ओपनिंग कहलाएगा, ठीक है। चलो, कितना बचा हुआ है, अभी है बचा हुआ, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिनिश करते हैं। अभी फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। एक क्लास और होगा 15-20 मिनट का, उसमें फाइनली ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आज इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो, आई थिंक नए ही होंगे क्योंकि चैनल भी नया है। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।